चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कल कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने वाले हैं और 2020 से लेकर 2025 तक में जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा के, उनके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उस कड़ी में हम लोग आज जो हिस्ट्री है 2025 का पेपर जो हो रखा है उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक किसका, तो हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन के माध्यमों से जो भी 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उस 100 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन से आपका वो सारा कॉन्सेप्ट जो पूरा चैप्टर है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँ। तो हम लोग इस पर आधारित अपने इस श्रृंखला को आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन और उसके थ्रू हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए। बड़ा सा आसान क्वेश्चन है और हमेशा से गांधी जी चर्चा में रहे हैं। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग गांधी जी का एक बड़ा योगदान देखते हैं और गांधी जी एक अच्छा खासा टॉपिक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब तो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन मेन मोटिव ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को आएँ और आंसर दे दें और निकल जाएं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे, तो वो आए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। लेकिन अब इस गांधी जी से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न है, जैसे गांधी युग के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक प्रश्न बारीकी से देखेंगे। जैसे अगर आपसे बात किया जाए कि यहाँ पे चर्चा किया जाए गांधी जी से रिलेटेड, तो स्टार्ट करते हैं कि गांधी जी, गांधी युग, गांधी युग। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। अगर बात किया जाए इनके पिता के बारे में, तो इनके पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी। अगर इनकी माता का नाम, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इनकी माता का नाम क्या था, क्या बताएंगे? इनकी माता का नाम था, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी की माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। अगर आपसे पूछा जाए इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पुत्र भी थे क्या, हाँ इनके पुत्र थे। कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। ये भी आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके पुत्र कितने थे? 4 थे। कौन थे? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, रामदास और एक थे देवदास। देवदास। तो गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हमने देखा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी, उनकी माता का नाम पुतलीबाई, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और उनके पुत्र थे 4, जिनका नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी से और अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगर उनके बारे में पूछा जाए आपसे कि बताइए गांधी जी के 2 गुरु थे, एक थे राजनीतिक और एक थे दार्शनिक। एक थे राजनीतिक गुरु, ये भी पूछे गए हैं, और एक थे दार्शनिक गुरु। तो अगर आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे और दार्शनिक गुरु थे वो कौन थे, तो बताएंगे राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी के जो दार्शनिक गुरु हुए वो थे लियो टॉल्स्टॉय। हमने आपको कल ही बताया था कि हम किसी एक प्रश्न को पढ़ेंगे, उसका जवाब देकर नहीं जाएंगे। जब तक उस पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और देखिएगा एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न बनेंगे। आपने गांधी जी के छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन के बारे में, इनके बारे में जो बेसिक जानकारी थी उनके बारे में देखा। अब आते हैं इनके नाम को लेकर। आप जानते होंगे कि इन्हें बापू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापू। और बापू इन्हें किन्होंने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इन्हें राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए कि इन्हें राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगर आपसे ये पूछा जाए
कि बताइए गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कहेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। हमने देखा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, हमने देखा गांधी जी के दार्शनिक गुरु, हमने देखा गांधी जी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब गांधी जी से जुड़े हुए और भी कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए, वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और इनका टाइम पीरियड वहाँ पे कितना रहा था? 1888 से लेकर और 1891 तक 2 वर्ष वो वहाँ रहे। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, और वो कब गए थे? 1893 में गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट आए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट आए, कब वापस लौट आए? तो 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। और हर एक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको जानकारी ध्यान में रखना है कि 1888 से लेकर 1891 तक वो इंग्लैंड में थे जब वो वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे थे, फिर वहाँ से लौटे। 1893 में वो कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। शेख अब्दुल्ला नाम के वहाँ व्यक्ति थे, उनका केस लड़ने के लिए गए थे। और वहाँ से जब लौटे, परमानेंट लौटे, वो लौटे 9 जनवरी 1915 को। और पूरे भारतवर्ष में हर एक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए गांधी जी के थोड़े से कुछ और पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे गांधी जी ने बहुत सारे आश्रम की स्थापना की थी, तो हम लोग देखेंगे उसी क्रम में गांधी जी ने 3 आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम, उसके बाद देखेंगे हम लोग टॉल्स्टॉय आश्रम, अपने गुरु के नाम पर टॉल्स्टॉय आश्रम। फिर उन्होंने शुरू किया साबरमती आश्रम, ये भारत आने के बाद, ये भारत आने के बाद साबरमती आश्रम। आप जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए कि फिनिक्स आश्रम की शुरुआत कब हुई, टॉल्स्टॉय आश्रम की शुरुआत कब हुई और साबरमती आश्रम की शुरुआत कब हुई। जल्दी से कमेंट करिए। आपको पता होगा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की गई, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में की गई और साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई। ये दोनों कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया। दोनों कब किया गया? कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया। और यहाँ जो आप देख रहे हैं 1916, ये कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में साबरमती में किया गया, साबरमती आश्रम की स्थापना। इनके द्वारा बहुत सारे पुस्तक भी लिखे गए और उनसे बहुत सारे पुस्तकों में नाम आता है हिंद स्वराज का, इंडियन ओपिनियन का, हरिजन का। तो आप हिंद स्वराज के लिए लेकर एक डेट याद रखिएगा कि हिंद स्वराज प्रकाशित कब हुआ। ये गांधी जी की पुस्तक है और गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज प्रकाशित कब हुई थी? 1909 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में। आप जानते होंगे गांधी जी से रिलेटेड एक और प्रश्न आता है जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जिसको अपने लोग कहते हैं सत्य के साथ मेरे पहले प्रयोग, सत्य के साथ मेरे पहले प्रयोग। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि गांधी जी की जो आत्मकथा थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी और इसका बाद में क्या किया गया? अनुवाद किया गया। तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ था, सत्य के साथ मेरे पहले प्रयोग। और इसे किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में लिखा गया था, गुजराती भाषा में लिखा गया था। आप जानते होंगे कि गांधी जी हमेशा स्वराज शब्द का प्रयोग करते थे। किस शब्द का प्रयोग करते थे? स्वराज शब्द का प्रयोग करते थे। और गांधी जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार, गांधी जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1906 के भीतर कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। सॉरी मिस्टेक, स्वराज नहीं, सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। और सत्याग्रह शब्द का प्रयोग भारत में उन्होंने पहली बार कब किया? तो भारत में उन्होंने किया 1917 में। भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग उन्होंने पहली बार कब किया? 1917 में। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भीतर किया था। और भारत में कब किया था? 1917 में किया था।
अब हम लोग गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए प्रमुख आंदोलनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो अब बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं। पहला देखेंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। भारत में बिहार राज्य, भारत में बिहार राज्य और बिहार राज्य में चंपारण जिला, बिहार राज्य में चंपारण जिला। और चंपारण जिले में प्रमुख थी एक पद्धति जिसका नाम था 3 कठिया प्रणाली। कौन सी प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली। भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती, कौन सी खेती? नील की खेती की जाती थी। और इसी का विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ल, चंपारण के एक प्रसिद्ध नेता थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को आमंत्रण दिया कि आप चंपारण आइए और यह आंदोलन करिए। गांधी जी चंपारण आए और उन्होंने किसानों के साथ मिलकर नील की खेती के विरोध में उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। और गांधी जी का यह भारत में पहला सफल आंदोलन रहा। गांधी जी का भारत में सफल आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में किया गया। और राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ही वो कहाँ आए थे? बिहार के चंपारण जिले में आए थे। आपने देखा कि आपका जो पहला प्रश्न था उसका आंसर अब हमें मिल चुका है। आपका जो पहला प्रश्न है कि गांधी जी किसके अनुरोध पे चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। लेकिन अभी गांधी युग के बारे में बहुत सारी चीजों को जानना अभी भी क्या है? बहुत सारा जानकारी हमें बाकी है। तो हम लोग चलते हैं 1917 के बाद की कहानी पे। जैसे ही हम लोग 1917 के बाद बढ़ेंगे, हमारे पास आएगा 1919 रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। क्यों रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा कहानी जानेंगे। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का दौर चला। कौन सा दौर चला? प्रथम विश्व युद्ध का दौर चला। और प्रथम विश्व युद्ध के दौर में अंग्रेजों ने गांधी जी से मदद मांगी थी कि आप अपने भारतीयों को हमारी तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, और अगर हम जीत जाते हैं तो आपको आपके हिसाब से आपके भारत को आपके सुपुर्द कर दिया जाएगा। जब गांधी जी के कहने पर हमारे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के सैनिकों के साथ मिलकर पहले विश्व युद्ध में काम किया और उन्हें सफलता दिलाई, तो अंग्रेजी सैनिक, अंग्रेजों ने हमारी एक भी नहीं सुनी और इसके खिलाफ अनेकों जगह पर दंगे हुए। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया, जिस कारण अंग्रेजों को एक कानून पारित करना पड़ गया और उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट 1919 में। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील एवं बिना दलील वाला कानून भी कहा गया है, जिसके तहत आप शक के आधार पर किसी भी भारतीय को कभी भी क्या कर सकते हैं? नजरबंद कर सकते हैं। भारतीय लोग उग्र हो गए और उन्होंने इनका क्या किया? जमकर विरोध किया। क्या किया? इनका जमकर विरोध किया। और जमकर विरोध किया गया, दंगे होने लगे, फसाद होने लगे। तो पंजाब में दो प्रसिद्ध पंजाब के दो नेता थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन दोनों को इस रॉलेट एक्ट के तहत क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। वहां की जनता, वहां के लोगों ने उनको छुड़ाने के अनेकों प्रयास किए और उसी प्रयास को करने के लिए उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था जालियांवाला बाग में, बैसाखी पर्व के दिन 13 अप्रैल 1919 का दिन। तो हम लोग चलेंगे आगे, रॉलेट एक्ट के आगे कहां चलेंगे? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, जब भारतीय लोग बैसाखी पर्व के दिन डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए सभा का संबोधन कर रहे थे, तो एक जनरल डायर थे जिनका नाम था माइकल ओ डायर, और उनके कहने पर, उनके आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और हमारे भारतीय बहुत सारे लोगों की जानें गईं। और इसी नरसंहार को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक उपाधि मिली थी, केसर हिंद की उपाधि। गांधी जी ने इस उपाधि को त्याग दिया और त्यागने के बाद इन्होंने एक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम लोग सीधा कहां चलने वाले हैं? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को की। कब की? 1 अगस्त 1920 को। लेकिन हमारे लिए यह दिन खुशी के दिन के साथ साथ एक शोक का भी दिन बन गया, क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
और उस दिन हम लोगों ने शोक दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया। और लेकिन साथ में हमने असहयोग आंदोलन को भी चलाया। असहयोग आंदोलन का मुख्य काम यही था कि अंग्रेजों का बहिष्कार करो, अंग्रेजों का विरोध करो, चाहे अंग्रेजों का स्कूल हो, अंग्रेज का कॉलेज हो, अंग्रेज का वकालत हो, अंग्रेज के कपड़े हो, हर एक चीज का क्या करो, विरोध करो। हमने हर एक चीज का क्या किया है, विरोध किया है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और प्रारंभ करने के दौरान ये बहुत अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर कुछ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा चौड़ी चौड़ा नामक थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 23 सिपाहियों की जलकर मृत्यु हो गई। जब गांधी जी को इस बात का पता चला, वो इस घटना से क्या हो गए, आहत हो गए, इस घटना से एकदम आहत हो गए। और उन्होंने इस आंदोलन को, इस असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो हम लोग इस घटना के बाद देखेंगे चौड़ी चौड़ा कांड। असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ 1 अगस्त 1920 को, जिसे चौड़ी चौड़ा कांड के कारण 4 फरवरी 1922 को, ध्यान रखेंगे, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड, चौड़ी चौड़ा कांड 4 या 5 फरवरी 1922 को, 4 या 5 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी भी 5 फरवरी भी, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, कभी कोई बुक 4 फरवरी लिखता है, कभी कोई 5 फरवरी लिखता है। तो 4 या 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित हुई और आधिकारिक तौर पर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को सदा के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, रोक दिया गया कि अब असहयोग आंदोलन क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि एक ऐसा आंदोलन जो कि अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था, अंग्रेजों का भरपूर विरोध कर रहा था, एक छोटे से हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने इसे क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अनेकों घटनाएं, अनेक अन्य अलग अलग घटनाएं होंगी। जैसे हम लोग चलेंगे असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद जब चलेंगे हम लोग साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन होगा। साइमन कमीशन का गठन कब होगा, 1927 में गठन होगा और 1928 में ये क्या आएगा, भारत पहुंचेगा। भारत पहुंचने के बाद 3 फरवरी 1928 को अपना रिपोर्ट देगा और ये आया था भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में, उसकी जांच करने के लिए, समीक्षा करने के लिए। इस साइमन कमीशन में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 7 थी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में, साइमन कमीशन भारत का पहुंचा 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। 7 सदस्यीय कमेटी बनी, इसमें जितने भी लोग थे सभी लोग अंग्रेज थे, इसीलिए इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन की भी संज्ञा दी गई है, श्वेत कमीशन। और इसी श्वेत कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा उनके सर पे लाठी से प्रहार किया गया और उस लाठी के प्रहार से चोट लगने से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। प्रश्न बनता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई, तो साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जैसे ही साइमन कमीशन से हम लोग निकलेंगे, अंग्रेजों के द्वारा एक और नया कानून बनाया जाएगा और वो नया कानून कौन सा बनाया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नमक कानून। अंग्रेजों के द्वारा एक और नया कानून लगाया जाएगा, नमक कानून। तो हम लोग देखेंगे किसके बारे में, नमक कानून के बारे में। 1 मिनट का समय दे दीजिए, चाय आ गया है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। अगला आंदोलन देखने वाले हम लोग दांडी मार्च। दांडी मार्च, दांडी मार्च या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नमक कानून, नमक कानून, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया और 6 अप्रैल 1930 को क्या कर गया, समाप्त कर दिया गया। साबरमती से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने वहां नमक बनाकर नमक कानून का क्या किया, विरोध किया।
नमक कानून का क्या किया, विरोध किया। और यह आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र रहा। यह केवल एक ही क्षेत्रों में नहीं, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में क्या किया गया, अलग अलग जगह पर लोगों के द्वारा नमक बनाकर नमक कानून का क्या किया गया, विरोध किया गया। अब जब हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन से आगे चलेंगे तो हमारा आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग जानते हैं 8 या 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया। अगला जो देखेंगे इसी कड़ी में क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव देखेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव। प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा। क्रिप्स प्रस्ताव का गठन कब हुआ था, क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था, तो क्रिप्स मिशन का गठन हुआ था 22 मार्च 1942, 22 मार्च 1942। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। लेकिन हमने इनके प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। हमने इसके प्रस्ताव को नहीं माना। हमने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव तुम्हारा जो भी प्रस्ताव है वो हमें मंजूर नहीं है। क्रिप्स मिशन जैसे ही फेल हुआ, हमारे पास एक नया मिशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था इसका, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। और कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय कमेटी थी। कितने सदस्यीय कमेटी थी, 3 सदस्यीय कमेटी थी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन थे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चूंकि 3 सदस्य थे तो तीनों का नाम पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे। तो देखते हैं, कैबिनेट मिशन में एक तो अध्यक्ष थे और अध्यक्ष का नाम था सर पैंथिक लॉरेंस। क्या नाम था इनका, सर पैंथिक लॉरेंस। जो 2 अन्य सदस्य थे, एक था उनमें स्टेफोर्ड क्रिप्स ही थे और दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर। क्या नाम था इनका, एबी अलेक्जेंडर। 3 सदस्यीय कमेटी बनी कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, जिसमें अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस, एक सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य। हमने कैबिनेट मिशन के आधार को माना और यही कैबिनेट मिशन हमारा संविधान सभा, हमारे संविधान सभा के निर्माण का आधार बना। संविधान सभा के निर्माण का क्या बना, आधार बना। इसी के तहत 6 दिसंबर 1946 को 6 दिसंबर 1946 को हमने अपना संविधान सभा का क्या किया, गठन किया। और पूरी प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक लगातार प्रक्रिया चलने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। हमने इस एक प्रश्न में, हमने केवल और केवल एक प्रश्न में, जो हमारा पहला प्रश्न था कि गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो चंपारण आए और वहां पर चंपारण सत्याग्रह सफल आंदोलन रहा। चंपारण सत्याग्रह को क्या किए, सफल किए। 3 कठिया प्रणाली का विरोध किए। 3 कठिया प्रणाली में भूमि का 3/20 भाग। बीपीएससी के क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये केवल और केवल बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के लिए नहीं है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आप देख लीजिएगा एक एक प्रश्न जो अभी बताया गया है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और साथ में बिहार बोर्ड का सिलेबस है तो बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है। यानी देखने वाले कोई भी व्यूअर किसी भी सेक्टर के हो, आप हिस्ट्री रखे हुए हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, दरोगा की तैयारी करते हो, पुलिस की तैयारी करते हो, ये जो हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है वो केवल बिहार बोर्ड वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ये आपके लिए भी है। ठीक है, चलिए अब इसी कड़ी में ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग चुका है। हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का हम लोग टारगेट रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग इसी कड़ी में दूसरे प्रश्न के साथ। और दूसरा प्रश्न है हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कम से कम, और हमने तो एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन देख लिया है। हमने पहले क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए बाकी प्रश्नों को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में किसके द्वारा कहने पर, माइकल ओ डायर। किसके कहने पर, माइकल ओ डायर के कहने पर।
अंधाधुंध फायरिंग की गई जालियांवाला बाग में, और इसी जालियांवाला बाग को जो ये घटना है उसको कहा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए इसके बारे में विशेष डिटेल आप लोग को बता ही दिए हुए हैं, तो हम लोग सीधा चलते हैं कहाँ, तीसरे प्रश्न के साथ। तीसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज। ये भी क्वेश्चन हमने गांधी युग में डिस्कस किया, अभी जस्ट डिस्कस किया है कि गांधी जी की बहुत सारी पुस्तक, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, ये सभी गांधी जी के द्वारा लिखे गए पुस्तक है, जिसमें हिंद स्वराज का प्रकाशन कब हुआ था, 1909 में। हिंद स्वराज का प्रकाशन कब हुआ था, 1909 में। और यह पुस्तक किनकी है, गांधी जी की है। गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक में आप याद रखिएगा, उनकी आत्मकथा, उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे पहले प्रयोग, जो कि गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था। गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और गांधी जी की जो आत्मकथा है, क्या है उसका नाम, सत्य के साथ मेरे पहले प्रयोग, यह किस भाषा में लिखे गए हैं, गुजराती भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के पास। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, देखिए आ गया 1917 में। ध्यान रखिएगा, 2-3 आंदोलन समझ लीजिएगा आप लोग, 1917, 1918 और 1920। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, पहला किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन, पहला किसान आंदोलन। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि पहला भूख आंदोलन था। गांधी जी के द्वारा किया गया पहला भूख आंदोलन कौन सा था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। और गांधी जी के द्वारा किया गया पहला किसान आंदोलन कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। और 1920 असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा किया गया पहला जन आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को आधिकारिक तौर पे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जिसकी चर्चा हम लोग प्रीवियस अभी किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। एकदम स्पष्टता के साथ समझते चलिए कि हमें एक क्वेश्चन के साथ कैसे बाकी क्वेश्चन को भी टैकल करना है। जैसे ये क्वेश्चन अभी जो भी हम कर रहे हैं वो 2025 हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। आप 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। हो सकता है ऊपर नीचे हो, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन बैंक अलग अलग जगह पे लिखता है, क्वेश्चन नंबर आपको अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन क्वेश्चन वही होगा। आप क्वेश्चन बैंक से चेक कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन पूछा गया गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, पहला किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह और पहला भूख आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री का, और इसमें यह पूछा गया क्वेश्चन है। हम जस्ट डिस्कस किए हैं साइमन कमीशन के बारे में कि साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। पूछेगा गठन कब हुआ, 1927 में, भारत कब आया, 1928 में। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 7। अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पर इनके आयोग का नाम पड़ा। और साइमन कमीशन में 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन का भी संज्ञा दिया गया, श्वेत कमीशन। तो बताइए साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल कितने सदस्य थे, 7। कितने सदस्य थे, 7। क्लियर हो गए, चलिए आगे बढ़िए अगला प्रश्न की तरफ। गांधी एज महात्मा, गांधी एज महात्मा, अभी आपको हमने जस्ट पढ़ाया कि गांधी जी के 3 अलग अलग नाम। गांधी जी को बापू किसने कहा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, अलग अलग नाम हमने बताया। यहां पे एक पुस्तक है गांधी एज महात्मा, जो किसने लिखे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गांधी जी की आत्मकथा का नाम, सत्य के साथ मेरे पहले प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, किस भाषा में लिखा गया, गुजराती भाषा में लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थे। अब ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बिहार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया सबसे पहले। इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया बिहार बीपीएससी के एग्जाम में, और बिहार बोर्ड के सिलेबस में इस स्तर तक का क्वेश्चन किसी भी पुस्तक में नहीं है। बिहार बोर्ड के स्तर की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के बुक में ये सब चर्चा किया हुआ है, लेकिन बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया।
और ये क्वेश्चन पूछा गया कि कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी, तो असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ये उनकी सहयोगी थी। ठीक है, ये बात भी क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग हुए थे? तो 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। आइए देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन जिसको कहते हैं राउंड टेबल समिट, गोलमेज सम्मेलन, समिट का मतलब सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। कब हुआ? 1930 में कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, और इसमें महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, जिसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे। तो गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, जिसमें कांग्रेस के सदस्यों ने भाग लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया। SS राजपुताना जहाज, कौन सा जहाज? SS राजपुताना जहाज से वो गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? लंदन पहुंचे थे। ये गोलमेज सम्मेलन हो कहा रहा था, लंदन में, राउंड टेबल समिट। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। एक प्रश्न आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। तो बताइए, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे? भाग लिए थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता। आप लोग को 2 समझौता याद रखना है। एक तो 1931 में याद रखना है, गांधी इरविन समझौता। कौन सा? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। उस समय के वाइसराय इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था दिल्ली में। खास करके इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 5 फरवरी शायद 1931, सॉरी 5 मार्च 1931। ठीक है। और गांधी इरविन समझौता को क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता। और एक समझौता आपको और याद रखना है, 24 सितंबर 1932, जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, किसके बीच में? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ, पूना में। कहां हुआ? पूना में समझौता हुआ। पूना में समझौता हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। कब हुआ? 24 सितंबर 1932। उसे क्या कहा गया? पूना समझौता के नाम से जाना गया। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 1932। दलितों के सीटों को बढ़ाया गया था 71 से 148। दलितों की सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 148 कर गई थी। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस तक इतना ही आएगा कि गांधी जी के, जैसे इसमें पूछा गया ना कि गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता कब हुआ? 1932 में। किस नाम से जाना गया? पूना समझौता के नाम से जाना गया। उसी प्रकार से हो सकता है कि गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, यह भी पूछा जाए। तो आपको इसको भी रखना है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसका नाम हुआ दिल्ली समझौता। कौन सा समझौता? दिल्ली समझौता। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? जस्ट चर्चा किए हम लोग। 22 मार्च 1942। 22 मार्च 1942। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम है इनका? स्टैफोर्ड क्रिप्स। हमने इनके प्रस्ताव को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। इसका आंसर क्या हो गया? 1942। इसका आंसर क्या हो गया? 1942। अगला प्रश्न देखिए। डेट भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हालांकि बिहार बोर्ड का ऐसा नहीं रहा है कि डेट पूछा गया है, लेकिन हम अपने तैयारी को उस स्तर पर रखना चाहते हैं कि अगर डेट भी आ जाएगा तो नो कंफ्यूजन, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। आईने अकबरी। चलिए, मुगल काल में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है, लेकिन अभी प्रवेश नहीं करेंगे, अभी आईने अकबरी पे फोकस करेंगे। पहली बात आप जानेंगे अकबरनामा के बारे में। किसके बारे में? अकबरनामा। अकबरनामा नाम से ही स्पष्ट है कि अकबरनामा अकबर के जीवन पे, अकबर के जीवन पे लिखी गई पुस्तक का नाम है। अकबर के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम है। इस अकबरनामा का 3 भाग, इस अकबरनामा का कितना भाग है? 3 भाग। और इसका जो तीसरा भाग है, इसका जो तीसरा भाग है, उसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईन ए अकबरी।
जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा अकबर के जीवन पर आधारित पुस्तक है। अकबरनामा का 3 भाग, यानी कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और अकबरनामा का ही तीसरा जो भाग है उसका नाम क्या है? आईने अकबरी, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है अबुल फजल। अब आईने अकबरी से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? पोजल, पोजल, परती, चाचर, बंजर। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। पोजल भूमि, जो प्रति वर्ष भूमि के लिए उपयुक्त हो। चाचर भूमि, 4 सालों के अंतराल पे भूमि उस पे खेती किया जाता हो। परती भूमि, जिस पे खेती नहीं किया जाता हो। और बंजर भूमि, जो खेती के लिए उपयुक्त ही नहीं हो। आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। आईने अकबरी में भूमि को कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा भूमि है? तो पोजल भूमि है, परती भूमि है, चाचर भूमि है और बंजर भूमि है। ये 2 नंबर में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था कि आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो वह रैयत का भी इस्तेमाल करते थे, मुजरियान का भी इस्तेमाल करते थे, आसामी का भी इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। किसान शब्द के लिए मुगलियाई इस सभी भाषाओं का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। 13 नंबर प्रश्न। 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो यह कहलाती थी जजमानी। क्या कहलाती थी? जजमानी। देखते हो रहे ना, पुरोहित सब, पुरोहित सब आता है तो कहता है जजमान, जजमान कुछ दीजिए, जजमानी दीजिए। तो वह शब्द वहीं से आता है कि 18वीं सदी। देखिए ना किस स्तर का प्रश्न पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। आपको लगता है कि आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और केवल मॉडल पेपर पढ़ के आप 90+ स्कोर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको अपने स्तर को बढ़ाने के लिए या तो भर साल पढ़ना होगा, और अगर अंतिम 3 महीने में आप पढ़कर कुछ करना चाहते हैं तो रंजन सर का क्लास करना पड़ेगा। अगर क्लास नहीं करिएगा तो बस वही है कि ये क्वेश्चन इसमें दिया है, रट जाइएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि 2025 में पूछ लिया है, 26 में आएगा ही नहीं। समझे बात को? इसीलिए तैयार रहिए, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा। अरे 1 दिन में नहीं होगा एगो प्रैक्टिस सेट, 4 दिन में होगा, लेकिन करेंगे उसको आराम आराम से या तरीके से करेंगे, इसीलिए छोड़ना नहीं है, ठीक ना। चले देखते रहिए। चले 14 नंबर प्रश्न पे आइए। दान में दिया गया राजस्व अनुदान कहलाता था। दान में दिया गया राजस्व अनुदान कहलाता था कौन सा? सियूरगल। मुगल काल में जो दान में दिया गया राजस्व होता था, जो अनुदान होता था, उसे क्या कहते थे? सियूरगल कहते थे। क्या कहते थे? सियूरगल कहते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उगाए जाते हैं? तो पहली बात, पुर्तगालियों को इस बात का श्रेय दे दीजिए आप, ठीक है, पुर्तगालियों को श्रेय दे दीजिए। अब पुर्तगालियों को श्रेय दीजिएगा ना, तो याद रखिएगा कि ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 16वीं और 17वीं शताब्दी में अनानास, पपीता और मक्का भारत में उगाए गए। प्रश्न में ऑप्शन में आपको 16वीं शताब्दी नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ है? 17वीं शताब्दी हुआ है। कहिएगा दोनों आ जाएगा ऑप्शन में, नहीं, दोनों नहीं आएगा। अगर दोनों आएगा ना तो पहले वाला आंसर होगा, यानी कि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी दोनों रहता, तो पहले जब आया तब से ना बताइएगा, तो आंसर 16वीं शताब्दी देना था। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 4 गो ऑप्शन है, 16वीं शताब्दी गायब है, इसीलिए इसका आंसर क्या दे रहे हैं हम लोग? 17वीं शताब्दी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो पहले ही तो जान लीजिए कि गुलबदन बेगम कौन है। गुलबदन बेगम। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अकबर को देखते हैं। किसको देखते हैं? अकबर को देखते हैं, ठीक है, अकबर। अब अकबर को जब देखते हैं तो अकबर के पिता के नाम कौन थे? हुमायूं। थोड़ा सा एक बार शासनकाल आपको समझा देते हैं हम मुगल काल का आपको शासनकाल समझा देते हैं, समझ लीजिए पहले। अगर आपसे कहें कि मुगल काल के जो संस्थापक थे उनका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर।
1526 से लेकर 1530 तक इनका शासनकाल रहा। इनके जो पुत्र हुए उनका नाम था हुमायूं, और ये भाई साहब 1530 से लेकर 40 तक बाद में इनको लतिया जुतिया के भगा दिया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। ये दोबारा जैसे तैसे 1555 में गद्दी पर आए और 1556 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि 1540 से लेकर 1555 का जो टाइम पीरियड रहा वह सूर वंश का रहा, शेर शाह सूरी का नहीं रहा, सूर वंश का रहा, जिसमें 1540 से लेकर 1545 तक शेर शाह सूरी रहे थे। शेर शाह सूरी कालिंजर के अभियान में उनके प्राण क्या हो गए, चले गए। अब आइए उसके बाद आते हैं अकबर में। अकबर में आइएगा कहां से कहां तक, तो 1556 से लेकर 1605 तक, 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर के बाद आइएगा जहांगीर, जहांगीर, और जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1657 तक, और उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब का शासनकाल 1657 से लेकर 1707 तक। और 1707 के बाद होने वाले जितने भी मुगल बादशाह हुए सब एक नंबर का निकम्मा नकारा हुआ, जिसको उत्तरवर्ती मुगल बादशाह के नाम से जाना गया। यानी मुख्य रूप से 5 मिनट और लगेगा, यानी मुख्य रूप से जो मुगल बादशाह हुए वह बाबर से शुरू हुआ, औरंगजेब पे जाके क्या हुआ, खत्म हुआ। औरंगजेब के बाद धीरे धीरे पतन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो यहां ध्यान देंगे कि हुमायूं की बहन हुआ करती थी, हुमायूं की बहन हुआ करती थी कौन, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम को अकबर के द्वारा कहे जाने पर, अकबर के द्वारा कहे जाने पर हुमायूं के जीवनी को लिखने का श्रेय दिया गया। और हुमायूं के जीवनी पर आधारित जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम था हुमायूं नामा। क्या नाम था, हुमायूं नामा। तो बताइए गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी, हुमायूं नामा की रचना की थी। किसके कहने पर, अकबर के कहने पर। किसके कहने पर, अकबर के कहने पर। अकबर की बुआ हुई गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन, अकबर की बुआ। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा, तो चलिए थोड़ा सा बाबर को देख लीजिए। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया, बेचारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये सब क्वेश्चन आएगा, आगे चर्चा करेंगे, इसीलिए अभी इसमें जा नहीं रहे हैं। 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। कहावत सुनते होंगे कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 26 में पानी पिया, 27 में खाना किया, 28 में चाय पिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। कहानी क्या है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध लगा, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, और 1530 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये स्टोरी था इसका, इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो बाबर ने अपने जीते जी अपनी एक आत्मकथा लिखी, आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था, तुजुक ए बाबरी। और यह जो इस भाषा में लिखा उस भाषा का नाम था तुर्की भाषा में। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। लेकिन बाद में जब तुर्की लोगों को समझ में ही नहीं आया तो अकबर ने इसका अनुवाद कराया किससे, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा इस पुस्तक का फारसी भाषा में क्या किया गया, अनुवाद किया गया, ताकि लोगों को समझ में आए। तो प्रश्न पे ध्यान दीजिए, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी, तो बाबर लिखा तुर्की भाषा में, और अब्दुल रहीम खाने खाना लिखा किस भाषा में, फारसी भाषा में। तो क्वेश्चन है बाबर ने लिखा ना, तो आंसर क्या होगा, तुर्की भाषा। कौन सा भाषा, तुर्की भाषा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है। 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किसको पराजित किया, इब्राहिम लोदी को पराजित किया, लोदी वंश को समाप्त किया, लोदी वंश को समाप्त किया, और भारत में मुगल वंश की नींव रखी। कौन से वंश की नींव रखी, मुगल वंश की नींव रखी। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का शासनकाल रहा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। जीतल किस धातु का बना होता था, आप इल्तुतमिश को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, इल्तुतमिश को, गुलाम वंश, दासों का दास। इल्तुतमिश के लिए क्या याद रखेंगे कि दासों का दास किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, एक चलाया जीतल और दूसरा चलाया टंका। जीतल जो कि तांबा का सिक्का हुआ करता था, और टंका जो कि चांदी का सिक्का हुआ करता था। यह किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया। तो जीतल किस धातु का बना होता था, तांबा का बना होता था। किस धातु का बना होता था, तांबा का बना होता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो चलिए ना तीनों युद्ध देख ही लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। 1526 में बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ, किसके साथ? बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, बाबर जीता। 1556 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, हेमू पराजित हुआ, अकबर जीता। 1761 में मराठा शासक और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में अब्दाली जीता और मराठा शासक क्या हुए? पराजित हुए। तो बताइए 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? अकबर ने हेमू को हराया। किसको हराया? हेमू को हराया। क्लियर है? तो देखिए 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है और इस प्रकार से जब हम लोग आगे श्रृंखला में बढ़ेंगे तो अभी आगे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, इसीलिए ज़्यादा समय लग रहा है। तो हम लोग इस 20 क्वेश्चन के बाद 21 क्वेश्चन का जो श्रृंखला होगा, 21 से लेकर आगे का जो श्रृंखला होगा, वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है। अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय में आप टाइम देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 8:47। कितना बज रहा है? 8:47, रात के 8:47 हो रहे हैं, तब यह लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। दिन में समय खाली नहीं है, इसीलिए लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। कोशिश करेंगे कि यह श्रृंखला जारी रहे, और यह श्रृंखला आपके एग्जाम तक जारी रह गया ना, आप समझ लीजिए कि आपका 90+ किसी भी सब्जेक्ट में कोई रोक नहीं सकता है। बस केवल आप इस लेक्चर को देखें और लेक्चर को देखने के बाद उसका नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद खूब रिवाइज करें। अगर आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को खत्म कर दिए तरीके से, वो नहीं जितना बुक में दिया हुआ है उस आधार पे नहीं, हमारे आधार पे, यकीन मानिए 90+ कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। जय हिंद, शुभ रात्रि।